Hello everyone. Now today we are studying a third chapter of class 12th human reproduction, in which in the previous class we all have already discussed about the process of oogenesis, how the ovum is getting formed, and the structure of ovum. And after that we all have seen the fertilization, the mechanism of fertilization, how the acrosomal reaction takes place, and ultimately zygote फॉर्म कर लिया था हमने. तो हमने प्री फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट कर लिया है. अब zygote फॉर्मेशन के बाद जो तीसरी इवेंट चलती है वो क्या होती है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, लेट अस कंसीडर दिस व्हाट इट इज़. सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है, इसमें क्या होता है भाई? इसमें बेसिकली जो जाइगोट है वो अल्टीमेटली कन्वर्ट किया जाएगा किस में भाई? एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट किया जाएगा. ठीक है भाई. तो जाइगोट कहाँ बना हुआ था? एम्पुलरिक स्टमक जंक्शन में. चलिए वहीं से बात स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहली चीज़ आई कि जो जाइगोट है, दैट जाइगोट विल बेसिकली कन्वर्ट करेगा. कैसे होगा भाई? बाय द क्लीवेज, और वी कैन से डिवीज़न करेगा. उस डिवीज़न के लिए हमने पढ़ा था कि नेक पार्ट में एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट के लिए. तो वो क्लीवेज कराएगा, और क्लीवेज के रिजल्ट से ये 2 सेल में, 4 सेल में, 8 सेल में, 16 सेल में, इस तरीके से ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. 2 से क्या होगा? 4, 4 से कितना होगा? 8, 8 से कितना होगा? 16, 16. ये क्या बन गए? ये बन गए डॉटर सेल्स. क्या बन गए भाई? डॉटर सेल्स बन गए. अब ये जो 2 से 16 ये डिवीज़न हुआ है, ये 8 से 16 जो डॉटर सेल्स बनती हैं, इन्हीं को हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं. वी कंसीडर इज एज अ ब्लास्टोमियर्स. ये क्या है भाई हमारे लिए? ब्लास्टोमियर्स हैं. इनको क्या कंसीडर किया गया? ब्लास्टोमियर हम बोल रहे हैं. ठीक है, ये ब्लास्टोमियर बन गए. अब इसी स्टेज को, जिसमें ये 16 सेल के, 8 से 16 सेल के होते हैं, इस स्टेज को हम बोलते हैं मोरुला स्टेज. तो पहली चीज़ आई, मोरुला स्टेज फॉर्म हो गया. अब इस मोरुला स्टेज में क्या है भाई? हमको क्या मिला हुआ है? 8 से 16 सेल की डॉटर सेल मिली हुई है. 8 to 16 सेल्स की जो ये डॉटर सेल मिली है, इसी को हम मोरुला स्टेज में कंसीडर कर रहे हैं. अब ये मोरुला स्टेज क्या करेगा? इट विल कंटिन्यू टू डिवाइड. अभी क्या होगा? डिवीज़न तो चलता रहेगा. इट विल कंटिन्यू टू डिवाइड. ये डिवाइड होता रहेगा. डिवाइड होते होते क्या बना लेगा? इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लास्टोसिस्ट बना लेगा. अच्छा, सिस्ट के बारे में भी आप जानते हैं कि एक अपर कवरिंग हो जाती है तो हम सिस्ट कंसीडर करते हैं. तो यही क्या होगा? जो ये ब्लास्टोमियर्स थे, इन्हीं ब्लास्टोमियर्स के ऊपर अगर एक कोई लेयर आ जाएगी, कवरिंग आ जाएगी, तो इसी को हम नाम क्या दे रहे हैं? ब्लास्टोसिस्ट बोल रहे हैं. दैट ब्लास्टोसिस्ट इज नथिंग. इसके पास 2 चीज़ें प्रेजेंट होती है. इस ब्लास्टोसिस्ट के पास क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? पहला तो ये ब्लास्टोमियर है भाई, ब्लास्टोमियर के साथ है. दूसरी चीज़ इसके साथ ऐड क्या हो जाती है? ट्रोफोब्लास्ट नाम की कवरिंग ऐड हो जाती है. ट्रोफोब्लास्ट नाम की कवरिंग ऐड हो जाती है. अब ये ट्रोफोब्लास्ट जो है, ये आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट है. इट इज़ अ आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. अब ये जो ब्लास्टोमियर है, ये अंदर प्रेजेंट है, तो इसको हम इनर सेल मास कंसीडर करते हैं. क्या बोलते हैं हम? अंदर ही है, तो इनर सेल मास कंसीडर कर लिया गया इसको. ठीक है भाई. अब यही जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, कैसे बना है भाई? मान लेते हैं कि ये हमारी आउटर लेयर हो गई ट्रोफोब्लास्ट. मान लेते हैं ये जो आउटर लेयर हमारी है, ये क्या है? ट्रोफोब्लास्ट है. यही आउटर लेयर हमारी ट्रोफोब्लास्ट है. अंदर जो है वो इनर सेल मास है. कितने सेल का है भाई? 8 से 16 सेल का मान लेते हैं. ये हो गया हमारा इनर सेल mass, and this will be the trophoblast, and this entire structure is called as blastocyst. अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, यही जाता है कहाँ? यूट्रस की तरफ मूव करता है. ये जब आगे बढ़ रहा था, हमने पढ़ा था कि एम्पुलरिक स्टमक जंक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब की. तो वहाँ से आगे बढ़ने में, आगे बढ़ेगा वहाँ से, तो हम जानते हैं कि 5 डेज़ का टाइम लगता है कहाँ? सेंटर ऑफ यूट्रस में पहुँचने में. सॉरी, 7 डेज़ का टाइम लगता है. 5 डिवीजन्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये डिवीजन्स चल रहे हैं, ये आगे बढ़ रहा है. तो आगे बढ़ते बढ़ते ये स्थमस को क्रॉस करता है, और यूट्रस में कौन इंटर करता है? ये ब्लास्टोसिस्ट इंटर करता है. कौन इंटर करता है? ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? यूट्रस में इंटर करता है. दैट मीन्स इट इज़ द स्टेज विच इज़ पासिस टू द यूट्रस. ये कब कहाँ पास कर? यही जो है ब्लास्टोसिस्ट ही जो है वो पास होता है यूटेरस में. और इसी स्टेज को, जैसे ये मोरुला स्टेज थी, वैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ बना. इसी स्टेज को हम ब्लास्टुला स्टेज बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम? ब्लास्टुला स्टेज बोलते हैं. ब्लास्टोसिस्ट जिसमें बन गया है. ठीक है.
अब बात हो गई कि यूट्रस तक पास हो गया है। अब यूट्रस तक पास होने के बाद क्या होगा, इसको क्या होना होगा, यूट्रस से इम्प्लांट होना पड़ेगा, इम्प्लांटेशन करानी पड़ेगी। तो बेसिकली अब इम्प्लांटेशन कराना है। इम्प्लांटेशन कैसे होगा भाई, तो जो आउटर लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, किस चीज़ की है, ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर है जो ट्रोफोब्लास्ट, इट विल अटैच टू द इंडोमेट्रियम, इट विल अटैच टू द इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम की क्या थी भाई, द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस, जो टेम्पररी लाइनिंग थी वो इंडोमेट्रियम में क्या हो गया, ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इम्प्लांट हो गया, चिपक गया जाके, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट बाहर वाली लेयर ही जाएगी, अंदर वाली तो डायरेक्ट चिपकेगी नहीं, बाहर वाली चिपकेगी, ठीक है। अब ब्लास्टोमेयर की बात करते हैं, इसको हमने क्या बोला था, इनर सेल मास। अब ये इनर सेल मास विल गिव राइज टू, इट विल गिव राइज टू द एम्ब्रियो। ये क्या बनाएगा भाई, इंटरनली एम्ब्रियो बनाने का काम किसका है, इसी इनर सेल मास का काम है। अब बात आती है कि ट्रोफोब्लास्ट जो है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये डिफरेंशिएट होता है, ये डिफरेंशिएट होके क्या करता है भाई, दो लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट ट्रोफोब्लास्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ट्रोफोब्लास्ट जो है ये क्या हो गया, इट विल डिफरेंशिएट हो गया, डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट होके क्या कर रहा है, इट विल कन्वर्ट इनटू द टू लेयर्स, द इनर लेयर एंड द outer layer. Basically that outer layer is called as what, chorion. इसी को हम क्या बोलते हैं, this is called as chorion. इसी outer layer को हम क्या बोल रहे हैं, कोरियन बोल रहे हैं। अब ये कोरियन क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोरियोनिक विलाई कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे इसको भाई, ये डेवलप हो जाएगा किसमें, कोरियोनिक विलाई में। अब ये कोरियोनिक विलाई कहाँ बनेगी भाई, ये ट्रोफोब्लास्ट से जाके इंटर किया था, अब क्या हो गया भाई, इंडोमेट्रियम में इंटर किया है, तो ये कोरियोनिक विलाई कहाँ बन रही है अब जाके, ये कहाँ ग्रो करेगी, इट विल ग्रो इनटू द इंडोमेट्रियम, इट विल ग्रो इनटू इंडोमेट्रियम। ये कहाँ ग्रो करेगी, ये कोरियोनिक विलाई इंडोमेट्रियम में ग्रो करने वाली है। अब बात आती है कि क्या होगा इसके बाद भाई, अब ग्रो कर गया इंडोमेट्रियम में, इंडोमेट्रियम में ग्रो करने के बाद कहानी क्या होगी कि इंडोमेट्रियम और ये कोरियोनिक विलाई दोनों मिक्स हो जाएंगी, और इन्हीं के मिक्सिंग के रिजल्ट से एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम नाम देंगे क्या, प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। कैसे बनेगा, द कोरियोनिक विलाई विद द इंडोमेट्रियम, कोरियोनिक विलाई जो है वो इंडोमेट्रियम की कुछ सेल के साथ, या फिर बोल सकते हैं यूटेराइन टिश्यू के साथ, ये क्या है, इट इज अ यूटेराइन टिश्यू, मिक्स होके टुगेदर इट विल फॉर्म प्लेसेंटा। क्या बनाएगा भाई, ये क्या बनाने वाला है, प्लेसेंटा बनाने वाला है। क्योंकि ये कोरियोनिक विलाई किससे बनेगा, उस प्रोजनी से बनेगा, यूटेराइन टिश्यू किसका है, मदर का है, तो प्लेसेंटा दोनों से बना हुआ पार्ट है, ठीक है। इसीलिए एक पार्ट जो है वो मदर से कनेक्टेड होता है और दूसरा पार्ट जो है वो प्रोजनी से कनेक्टेड होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड जब आगे पढ़ेंगे वो चीज़ जो है वो कनेक्टेड होती है दोनों से। अब बात आती है कि ये क्या हमने पढ़ा, बेसिकली ये क्या हमने पढ़ा, इट इज़ व्हाट, इम्प्लांटेशन। हमने क्या पढ़ा अभी भाई, इम्प्लांटेशन करानी थी ना, जाइगोट बना है, डिवाइड करेगा, 5 माइटोटिक डिवीजन करेगा, 32 सेल में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो बोलेंगे, वो जाके इंडोमेट्रियम से चिपकने वाला है, प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो हमने देखा इम्प्लांटेशन कैसे होती है, जो जाइगोट है वो डिवाइड हुआ, 2, 4, 8, 16 सेल्स में आया, क्या बोला हमने उसको, ब्लास्टोमियर बोला। ये क्या है, डॉटर सेल्स हैं, ये ब्लास्टोमियर्स कहाँ बनते हैं, मोरला स्टेज में। अब यही कंटिन्यू करेगी, डिवाइड होती रहेगी, और एक आउटर कवरिंग इसके ऊपर आ जाएगी ट्रोफोब्लास्ट नाम की। अब ये आउटर लेयर आ जाएगी तो हम इसको क्या बोल देंगे, ब्लास्टोसिस्ट नाम दे देंगे। और ये किस स्टेज में ब्लास्टोसिस्ट बनता है या ट्रोफोब्लास्ट बनती है, तो ब्लास्टुला स्टेज में बनता है। इट विल नाउ पासेस थ्रू द यूट्रस, ये यूट्रस की तरफ मूव करने वाला है, ठीक है भाई, ये यूट्रस की तरफ मूव करेगा। अब ये ब्लास्टोमियर क्या हो गया, इनर सेल मास, अंदर की तरफ जो सेल का मास है वो बना। अब ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। ये बाहर वाला ट्रोफोब्लास्ट अब क्या करेगा, ये तो एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है भाई, तो बाहर वाली लेयर क्या करेगी, बाहर वाली लेयर इंडोमेट्रियम से चिपक चुकी है।
अब ये बाहर वाली लेयर की जो आउटर लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कोरियन बोल रहे हैं। अब ये कोरियन डेवलप होकर कोरियोनिक विलाई बनाता है। ये कोरियोनिक विलाई ग्रो करके इंडोमेट्रियम में ही ग्रो करेगी, और ग्रो करेगी तो इंडोमेट्रियम और ये कोरियोनिक विलाई दोनों साथ में मिलकर क्या, कौन सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, प्लेसेंटा। ठीक है, तो ये बात हो गई फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। यहाँ से हमने देख लिया प्लेसेंटा का फॉर्मेशन देखा है। अब हम देखेंगे प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है। बेसिकली हमने प्लेसेंटा कैसे फॉर्म होता है वो देख लिया। ठीक है, अब जैसे ही ये इंडोमेट्रियम में स्टिक कर जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, वी कैन कंसीडर दैट फीमेल इज गोइंग टू बी प्रेग्नेंट। वाई? बिकॉज इट इज ऑलरेडी अटैच्ड टू द इंडोमेट्रियम ऑफ द फीमेल बॉडी। सो होप सो बात समझ में आई होगी। सो आई एम गोइंग टू रब दिस। आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है भाई, यहाँ तक हमने देख लिया कि प्लेसेंटा कैसे बनता है। प्लेसेंटा है क्या, डिस्क शेप स्ट्रक्चर है। इसका फंक्शन क्या होगा, बेसिक फंक्शन अगर प्लेसेंटा की बात करें, सो इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द फिटस। जो फिटस है उसको क्या करेगा, या एम्ब्रियो है जो, उसको क्या करेगा, प्रोवाइड करने वाला है। क्या प्रोवाइड करने वाला है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला है, गैसियस एक्सचेंज कराने वाला है। दैट मीन्स ऑक्सीजन पहुंचाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कराएगा, और उसकी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको भी रिमूव कराने का काम कौन कराएगा, यही प्लेसेंटा कराएगा। तो हम बात करते हैं किसकी, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। क्या क्या चीज़ें देखी हमने, सबसे पहले बताया क्या, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड कौन सी गैस इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन, क्योंकि वो अंदर तो सांस ले नहीं रहा है, ब्रीदिंग चल नहीं रही है, तो ऑक्सीजन जो है वो मदर बॉडी से ही जाना है। फूड तो खा नहीं रहा है, न्यूट्रिशन भी मदर बॉडी से ही जाना है। सो इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू द फिटस। किसको प्रोवाइड कर रहा है, फिटस को। कहाँ से, मदर बॉडी के ब्लड से। मदर जो भी खा रही है वो उसके ब्लड में जा रहा है, वो ब्लड जो है वो डिफ्यूज होकर इस तरीके से प्लेसेंटा के थ्रू उस प्रोजनी में पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, और क्या करता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल भी इसी से होता है। जो प्रोजनी में वेस्ट मटेरियल बन रहा है, क्योंकि रेस्पिरेशन चल रही है भाई, तो क्या होगा, एनर्जी बन रही है, तो वेस्ट मटेरियल भी बन रहा है, CO2 गैसेस भी बन रही है, तो वो ब्रीदिंग तो एक्सहेलेशन भी नहीं कर रहा है, तो वो वेस्ट मटेरियल कहाँ से जाएगा, इसी प्लेसेंटा के थ्रू द डिफ्यूजन। हम जानते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें मूव करती हैं, वैसे ही यहाँ भी मूव करेगा। और क्या करता है, इट एक्ट एज अ बैरियर, इट एक्ट एज अ ब्लड बैरियर सिस्टम। क्या करता है, इट अवॉइड मिक्सिंग ऑफ द मदर्स एंड प्रोजनीज ब्लड, दोनों के ब्लड को मिक्स होने से बचाता है। अदरवाइज हो सकता है कि ऑटोलिसिस हो जाए, क्या हो जाए, वो जो प्रोजनी है वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाए फीमेल बॉडी के अंदर, उसका ब्लड खुद ही उसको किल कर दे नॉन सेल्फ मटेरियल समझ के। सो दैट इज़ वाई ये बैरियर की तरह काम करता है, ताकि दोनों का ब्लड जो है वो मिक्स ना हो सके। चलिए, यहाँ तक बात हो गई। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आगे कहानी क्या आती है भाई, अब ये समझना है। तो आगे जो यहाँ से कहानी मिलेगी हमें, वो क्या मिलने वाली है। अब फंक्शन में देखें और क्या फंक्शन होगा। तो ये क्या करता है, कुछ हार्मोन सिक्रेट करता है। प्लेसेंटा जो है वो इंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है। इट एक्ट एज इंडोक्राइन टिश्यू, इट एक्ट एज अ इंडोक्राइन टिश्यू। अब ये इंडोक्राइन टिश्यू की तरह जो ये वर्क कर रहा है, इसमें क्या कहानी होती है भाई, ये भी समझना है कि कहानी क्या हो रही है। तो ये जो इंडोक्राइन टिश्यू है, इंडोक्राइन टिश्यू की तरह जब काम करता है तो क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करता है, तो ये प्रोड्यूस करता है कुछ हार्मोन। इट प्रोड्यूसेस सम हार्मोन्स। अब ये प्रोड्यूसेस सम हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स कौन कौन से हैं, पहला आता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG। क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। अब ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन वो क्या है भाई, ये क्या करता है, आपने कॉर्पस ल्यूटियम नाम का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसको मेंटेन कराता है। इट मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम, मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है, जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन के लिए, उसको क्या कराता है, परसिस्ट कराता है। सो इट मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम एंड स्टिमुलेट प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन। तो भाई पहली बात यही है कि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाता था। अगर कॉर्पस ल्यूटियम को बचाने का काम ये करेगा तो प्रोजेस्टेरॉन ऑलरेडी अपने आप ही हमको पता है कि वो भी सिक्रीट होने लगेगा, उसके भी स्टिमुलेशन हो जाएगी। दूसरा जो हार्मोन है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसका काम क्या है, इट सप्लाई एनर्जी टू द फिटस, इट सप्लाईज
डायरेक्ट एनर्जी टू द फिटस। अब किस तरीके से फिटस में एनर्जी पहुंचाता है? तो ये एक्ट करता है कैसा? एंटी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी रखता है। इट हैज एंटी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। क्या हो गया भैया? एंटी इंसुलिन प्रॉपर्टी है। क्या हो गया? इंसुलिन का जो है सिक्रीशन वो क्या कराएगा? ये कम कराएगा। एंटी इंसुलिन, इंसुलिन अगर ज़्यादा होता है तो हम जानते हैं कि ग्लाइकोजन कम हो जाता है, दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन होते हैं। अगर ये इंसुलिन ज़्यादा होगा तो एनर्जी जो होगी वो कम पहुंचेगी। किसके पास? प्रोजनी के पास। प्रोजनी के लिए वो क्या कर देगा? वो बैलेंस कर देता है चीज़ों को। अगर इंसुलिन भी कम हो जाएगा तो कम एनर्जी में भी काम अच्छे से चल सकता है। सो दैट इट हैज़ एंटी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। दैट मीन्स इंसुलिन की जो कंडीशन है उसको सप्रेस करने का काम करता है, एंटी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी रखता है। कौन? ये HPL रखता है। और साथ में क्या करेगा भाई? ईस्ट्रोजन का भी सिक्रीशन कराता है ये प्लेसेंटा, और प्रोजेस्टेरॉन का भी सब कुछ सिक्रीशन खुद कराता है। दिस इज व्हाट द सिक्रीशंस और द एंडोक्राइन मैकेनिज्म ऑफ द प्लेसेंटा। हमने देख लिया क्या क्या चीज़ें हो रही है इस प्लेसेंटा से। अब बात करते हैं हम किसकी? स्टेम सेल की। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, कि हमने देख लिया कि फंक्शन क्या था प्लेसेंटा का। अब हम देखने जा रहे हैं कि प्लेसेंटा के बाद एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ये कब बनता है भाई? कि जब प्रोजनी इनर सेल मास जो होता है वो क्या हो जाता है? बड़ा होने लगता है साइज। तो वो एंडोमेट्रियम उसको क्या कर पाती है? उसको अपने पास नहीं रख पाती, तो वो मूव करने लगता है। जो स्पेस है कहाँ? यूट्रस की तरफ मूव करने लगता है। तो यूट्रस की तरफ जब मूव करता है तो जो एक पाइप बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड, विच फैसिलेट्स मूवमेंट। किस चीज़ का मूवमेंट होगा भाई? ऑफ द थिंग्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द प्लेसेंटा। दैट मीन्स न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन और द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम मदर टू प्रोजनी एंड द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम प्रोजनी टू मदर। वेस्ट मटेरियल फ्रॉम प्रोजनी टू मदर। इस तरीके से ये एक्सचेंज कराने में हेल्प करता है ये अम्बिलिकल कॉर्ड। चलिए भाई, ये हो गई बात यहाँ तक की। कहाँ ग्रो कर रहा है वो फिटस? तो जिस बैग के अंदर ग्रो करता है उसको एमनियन बोलते हैं। उसके अंदर जो फ्लूइड होती है उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, ये आप जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्टेम सेल की। स्टेम सेल क्या है भाई? ये क्या आ गया? ये क्या नया बन गया? तो स्टेम सेल जो है वो क्या बनेगा? ये बनता है गैस्ट्रुला स्टेज में। किस स्टेज में बनता है? गैस्ट्रुला स्टेज में बनता है। हमने देखा मोरुला स्टेज, फिर देखा ब्लास्टुला स्टेज, अब ये नया आया गैस्ट्रुला। जब ट्रोफोब्लास्ट की लेयर आई थी तब तक ब्लास्टुला स्टेज था। अब क्या हो गया? ये गैस्ट्रुला बोला जा रहा है। कब? जब 3 जर्म लेयर प्रोड्यूस हो जाती हैं। वो जायगोट जो है वो डेवलप होते होते एम्ब्रियो में आया और 3 जर्म लेयर प्रोड्यूस हो जाती हैं इम्प्लांटेशन के बाद। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं 3 जर्म लेयर्स जिनके पास पोटेंशियल होती है किस चीज़ की? टू गिव राइज द पर्टिकुलर ऑर्गन और टिश्यू, दे आर कॉल्ड एज स्टेम सेल। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द स्टेम सेल्स आर हैविंग द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यू और ऑर्गन। दे हैव पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यू और ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म की जितनी भी टिश्यू या ऑर्गन है उसको ग्रो कराने की पोटेंसी होती है किसके पास? इसी स्टेम सेल के पास। और ये है क्या? वही एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो जो 3 जर्म लेयर्स हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात आ गई। अब बात करते हैं किस मंथ में किस चीज़ का डेवलपमेंट होता है। तो फर्स्ट मंथ ऑफ जो प्रेगनेंसी होती है उसमें जो फिटस होता है उसका कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप होता है? हार्ट हो जाता है। सो पहला फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गन कौन सा है भाई ह्यूमन बॉडी का? तो हार्ट है, ये सबसे पहले बन जाता है। सेकेंड मंथ में क्या बनता है? सेकेंड मंथ में बनते हैं लिम्स, दैट मीन्स हाथ और पैर। ठीक है भाई। थर्ड मंथ में क्या होता है फिर? तो थर्ड मंथ में अगर जाएं तो थर्ड मंथ में मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। मोस्ट ऑर्गन, ज़्यादातर ऑर्गन जो होते हैं वो डेवलप हो ही जाते हैं, तीसरे मंथ तक जाते हैं। फिफ्थ मंथ में क्या होता है? फिफ्थ मंथ में द मदर कैन फील द मूवमेंट ऑफ द प्रोजनी। मूवमेंट होता है और उसके हेयर्स जो होते हैं वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। कौन से? बाल वाले, ऊपर सिर वाले। चलिए, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ
मंथ की बात करें अगर हम, तो 6th मंथ में जो पूरी बॉडी होती है इट विल कवर्ड विद अ फाइन हेयर्स, पूरी बॉडी फाइन हेयर्स से कवर हो जाती है। स्किन पे भी छोटे छोटे क्या होने लगते हैं, हेयर्स आने लगते हैं, आईलिड्स आई लैशेस सब यहीं बन जाती हैं, ठीक है 6 मंथ में। अब इसके बाद क्या होगा, 9th मंथ में फिटस जो होगा वो कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा, और कंप्लीटली डेवलप प्रोजनी अगर हो जाएगी तो क्या करेगा भाई, अब इसके बाद पार्चुरेशन होने वाला है। दैट मीन्स द सिग्नल विल गिवन बाय द फिटस to the mother's body that it is completely developed, so it will be ready to come out from the female body. That process is called as parturition. Basically उसको हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। तो अब पार्चुरेशन चलिए समझ लेते हैं। तो पार्चुरेशन क्या है भाई, सो पार्चुरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन ऑफ बेबी फ्रॉम द फीमेल बॉडी आफ्टर प्रेगनेंसी, दिस इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। तो चलिए भाई पार्चुरेशन समझते हैं क्या है।